नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड, रक्त या ब्लड पढ़ने वाले, जो बायो का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके अंदर अपने 6 से 12 तक की जो क्लास है वहां तक के सवाल आते हैं। इसके अलावा कंपटीशन की जो एग्जाम है उसके अंदर भी कई बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन देखते हैं क्या है रक्त की परिभाषा। रक्त की परिभाषा है सजीव, सजीव में पोषकों उत्सर्जित पदार्थों के परिवहन हेतु लाल रंग का द्रव्य पाया जाता है, इसे रक्त कहा जाता है। बहुत ही सरल सी सिंपल सी परिभाषा है। उसके बाद अपन देखते हैं रक्त के कार्य, इनकी रक्त को क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो इसका काम है वो पोषक पदार्थों का परिवहन करना। अपने भोजन से मिलने वाले जो भी पोषक पदार्थ हैं उन सबका परिवहन करने का कार्य अपना रक्त करता है। और भोजन के उपरांत में बढ़ने वाले जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जिनका अपने को उत्सर्जन करना होता है, बाहर निकालना होता है, तो उन सबका परिवहन भी अपना रक्त करता है। अगला जो काम है इसका हार्मोन का परिवहन, यानी कि अपने अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा कुछ हार्मोन का स्राव होता है और उन हार्मोन का परिवहन भी अपना रक्त करता है। इसके अलावा अपने शरीर का जो पीएच नियमन है उसका कार्य, ये कार्य भी अपना रक्त करता है। और शरीर का तापमान नियंत्रण, टेम्परेचर बैलेंस का जो काम है वो भी अपना रक्त करता है। उसके बाद हम रक्त को दो भागों में बांट सकते हैं। रक्त को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। क्या रक्त का वर्गीकरण इसको कह सकते हैं अपन। रक्त को दो भाग होते हैं रक्त के। एक भाग होता है प्लाज्मा और दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है कोशिकाओं का। दूसरा भाग होता है कोशिकाओं का। रक्त का 55% भाग है वो होता है प्लाज्मा का और 45% भाग है वो होता है कोशिकाओं का। प्लाज्मा के अंदर 90% जल, प्लाज्मा में 90% जल होता है जो अपने रक्त को तरल बनाए रखने का काम करता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है और ये रक्त को तरल बनाए रखने का काम करता है। तरल बनाए रखने का काम और 90% रक्त के अंदर जल होने के कारण रक्त को तरल संयोजक भी कहा जाता है। तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। बात करें अपन कोशिकाओं की तो अपने रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। नंबर 1 पर है आरबीसी, नंबर 2 पर है डब्ल्यूबीसी और नंबर 3 पर जो कोशिका होती है उसका नाम है प्लेटलेट्स। तीन प्रकार की कोशिकाएं अपने रक्त के अंदर पाई जाती है। अपन देखते हैं कोशिका क्या है, कि क्या क्या कार्य है। आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। एक 120 दिन का। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कार्य, यानी कि आरबीसी के काम क्या है। तो आरबीसी ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। ऑक्सीजन परिवहन का कार्य
करती है। और इसी आरबीसी के अंदर अपना हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन वर्णक होता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल। अपन से पूछा जाता है रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है और इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन वर्णक के निर्माण के लिए, हीमोग्लोबिन वर्णक के निर्माण के लिए अपने को आयरन या लोहा तत्व की आवश्यकता होती है। लोहा तत्व इसके निर्माण में सहायक होता है। इसका जो अन्य नाम है वो है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। यानी कि आरबीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और इनका निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा या अपन इसको कहते हैं बोन मेरो। पूछे कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। और अस्थि मज्जा क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है अपनी हड्डियों के अंदर एक लाल रंग का जो मुलायम ऊतक होता है, उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। उसका दूसरी जो कोशिका है उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। दूसरी जो सेल से कोशिका उसका नाम है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल इसको कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 7 दिन और कई जगह 4 से 7 दिन भी देखने को मिलता है, तो दोनों आप पर लिख सकते हैं इसके अंदर। इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है या अस्थि मज्जा में। और इनका जो कार्य है शरीर की बाहरी रोगाणु से रक्षा करना। यानी कि बहुत सारे जो रोग कारक होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनको नष्ट करने का कार्य ये अपनी डब्ल्यूबीसी करती है। और इसी कारण इनको सैनिक कणिका भी कहा जाता है। सैनिक कोशिका भी इनको कहा जाता है। इनका जो अन्य नाम है वो है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। तीसरे प्रकार की जो कोशिका है वो है अपनी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है या बिंबाणु। बिंबाणु इसको कहते हैं। इनका जो जीवन काल है, जीवन काल होता है 10 दिन का। इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है। निर्माण बोन मेरो या अस्थि मज्जा में। इनका जो कार्य है वो है रक्त का थक्का जमाना। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना। यानी कि जैसे अपने शरीर में कई बार चोट लगती है, चोट लगने में रक्त बाहर आता है, तो उसको रोकने का कार्य अपनी प्लेटलेट्स करती है। ये क्या करती है, बाहर आकर जैसे हवा के संपर्क में आती है तो ये उसका थक्का जमा देती है और खून को रोक देती है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं आगे रक्त वर्ग। रक्त वर्ग
अपना जो रक्त है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो रक्त वर्ग है ए, दूसरा रक्त वर्ग है बी, तीसरा रक्त वर्ग है ए बी और चौथा जो रक्त वर्ग है ओ। यानी रक्त को 4 भागों में बांटा गया है और इनको फिर दो दो भाग में बांट सकते हैं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। ये हो जाएगा बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव और ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव और ये ओ पॉजिटिव हो गया ओ नेगेटिव। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव के आधार पर अपने रक्त के भाग हो गए 8 और सीधे तौर पर देखा जाए तो अपने रक्त के भाग है 4 भागों में बांटा गया है। और ये बांटने का जो कार्य किया था वो वैज्ञानिक थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त वर्गीकरण का काम किया था, रक्त को अलग 4 भागों में बांटा था। अब हम देखते हैं रक्त का अपना आदान प्रदान किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कौन व्यक्ति किसको रक्त दे सकता है, कौन व्यक्ति किसका रक्त ले सकता है। तो इसके अंदर आपको 2 शर्तें होती है रक्त लेने और देने के आधार पर। पास 2 शर्तें हैं। पहला है समान वर्ग, पहला होता है समान वर्ग और दूसरा एक कॉमन चीज है कि जो अपना एबी है उसको कहा जाता है सर्वग्राही। ये सर्वग्राही रक्त वर्ग है और जो ओ है वो है सर्वदाता। सर्वदाता रक्त वर्ग है ये, इसके आधार पर हम रक्त का आदान प्रदान करते हैं। तो अपन देखते हैं ए वाला किसको रक्त दे सकता है, ए वाला एक तो दे सकता है ए को और दूसरा जो सर्वग्राही रक्त वर्ग है ए बी उसको रक्त दे सकता है। बी वाला है वो समान वर्ग की दृष्टि से देखा जाए तो एक तो देगा बी को और दूसरा देगा ए बी को। बात करते हैं ए बी की, तो ए बी तो नाम से सर्वग्राही है, वही तो सबसे ले सकता है, देगा किसी को है नहीं, तो ये देगा केवल ए बी को, केवल ए बी को दे सकता है। और ओ वाला है वो सर्वाधिक दाता है, सर्वदाता वर्ग है, इस कारण ये सबको रक्त दे सकता है। एक तो अपने समान वर्ग को दे देगा, ओ को दे देगा, उसके बाद ए बी को भी रक्त दे सकता है, उसके बाद बी वर्ग है उसको भी रक्त दे सकता है और फिर ए वाला उसको भी रक्त दे सकता है। सर्वाधिक दाता होने के कारण सबको रक्त दे सकता है। आज की क्लास दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।